तो क्या हालचाल, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आई होप सबके सब बहुत बढ़िया होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर 10। कौन सा पढ़ने वाले हैं बच्चों? एनसीईआरटी का चैप्टर 10 कवर अप करने वाले हैं। और इस चैप्टर 10 में हम लोग क्या क्या कवर अप करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इस चैप्टर 10 का नाम क्या है, आप जैसा कि देख सकते हो, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। मैं बता दे रहा हूँ, जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, जो बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो प्रॉपर चीज़ें ध्यान रखें। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट कर लो कि सर ये डाउट है, ये सवाल कैसे करना है। कोई सवाल आपसे नहीं हो रहा है वो भी आप हमसे पूछोगे, हम आपको बताएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हर चीज़ हम आपको प्रॉपर अच्छे से बताएंगे। दिक्कत क्या है कि आप आते हो चैनल पे, देखते हो, भाग जाते हो। अरे भाग जाओ, ठीक है, सब्सक्राइब करके जाओ, ठीक है। देखो बेटा, तो हम लोग चैप्टर 10 में ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर का नाम ही है, ज़्यादा उसमें सोचने वाली कोई बात तो है नहीं। ये हम लोग किस पर्पज़ से पढ़ रहे हैं, तो जो हमारा बोर्ड एग्ज़ाम 2025 है, इसके पर्पज़ से पढ़ रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान में रखना है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन दिए हैं। ये सारा सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में कवर अप करते हैं, या कह लो इस क्लास में हम लोग कवर अप करते हैं। आई होप आप हमारी बातों को बहुत अच्छे से बखूबी समझ गए होंगे, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलो बहुत बढ़िया। तो अब हम इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि ह्यूमन आई क्या होता है, ठीक है। ह्यूमन आई, यहाँ से तरह तरह के बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। क्या क्या पूछे जाते हैं वो सब हम आपको बताएंगे। कि ह्यूमन आई में सबसे पहले हमें ह्यूमन आई का डायग्राम बनाने आना चाहिए। तो आप सभी लोग इसके डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ करना सीख लेना, ठीक है। ड्रॉ करना सीख लेना। कभी कभी ना ड्राइंग आ जाती है कि ड्रॉ करो ह्यूमन आई में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो ह्यूमन आई में क्या क्या है, एक एक लाइन हम आपको पढ़ के इसको बताएंगे, क्योंकि ये पूरा थ्योरी का पोर्शन है। और यहाँ हर चीज़ इसी जो दी गई लाइन है, स्टेटमेंट है, इन्हीं में से पूछा जाता है। क्या क्या आता है पहले तो ये जान ले कि ह्यूमन आई, सबसे पहले आप देखोगे क्या लिखा है कि द ह्यूमन आई इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव ऑर्गन। तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, ह्यूमन आई क्या है? बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल और सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है। इट इनेबल अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड एंड कलर अराउंड अस। ये भाई जो भी हमारी आश्चर्यचकित या आश्चर्यजनक दुनिया है, हर एक तरह के रंग बिरंगा चीज़ें हैं, हर चीज़ हमको देखने में मदद करता है। ऑन क्लोजिंग द आई वी कैन आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट टू सम एक्सटेंट बाय देयर स्मेल। अगर कोई गंध वाला चीज़ है तो हम सूंघ के बता सकते हैं कुछ दूर तक, ठीक है। टेस्ट करके चीज़ों को बता सकते हैं। सम साउंड दे मेक और बाई टच, इस तरह से चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन आई जो है बाकायदा क्रिस्टल क्लियर करता है कि क्या चीज़ क्या है, ठीक है, देखने में काफ़ी मदद करता है। तो ह्यूमन आई में जो सबसे ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपको ध्यान देना है, क्या क्या पढ़ना है। कि ह्यूमन आई पहले तो समझ लो कि एक कैमरा की तरह काम करता है। ह्यूमन इज़ लाइक अ कैमरा। इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। यानी इमेज कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। हमेशा ध्यान रखना है कि इमेज कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है। जो इसका लेंस है, आई लेंस, वो इमेज कहाँ पर बनाता है बेटा? रेटिना पर बनाता है, ध्यान रखना है। लाइट इंटर द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। कि लाइट कहाँ से इंटर करता है आँख में? कॉर्निया से इंटर करता है। कहाँ से? लाइट इंटर द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। तो कॉर्निया आपको समझ में आ गया, जो आउटर लेयर है हाँ का उसे हम कॉर्निया कहते हैं। और आई लेंस पर लाइट जो हमारा जाता है वो प्यूपिल के थ्रू होते हुए जाता है, ठीक है। कॉर्निया, ध्यान रहेगा। इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट ब्लग ऑन द फ्रंट surface of the eyeball shown in the figure 10.1. The eyeball is approximately spherical in shape with the diameter about 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है कि आईबॉल का डायमीटर कितना है बेटा? 2.3 सेंटीमीटर का है। कितना डायमीटर ऑफ आईबॉल? 2.3 सेंटीमीटर। आगे, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे इंटरिंग द आई अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, ठीक है। रिफ्रैक्शन कहाँ पर होता है? कॉर्निया पर होता है। द क्रिस्टलाइन लेंस merely provides the finer adjustment of focal length required to focus object at different distances on the retina, ठीक है। क्या होता है भाई कि जो क्रिस्टलाइन हमारा लेंस है, क्रिस्टलाइन लेंस, वो क्या करता है? वो इस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करता है, फोकल लेंथ को अपने इस तरीके से एडजस्ट करता है
कि चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस, उन सब की इमेज कहाँ पर बने? रेटिना पर बने। वी फाइंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस। अब आँख के अंदर और क्या देखने को मिलता है? हमको आइरिस देखने को मिलता है। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये इधर है और ये इधर है, इसे हम क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बिहाइंड द कॉर्निया, behind the cornea, iris is a dark muscular diaphragm that control the size of the pupil. आइरिस का काम क्या है? तो आइरिस एक डार्क मस्कुलर डायाफ्राम है दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द पुपिल। साइज ऑफ द पुपिल की कितना साइज पुपिल का होगा? अगर पुपिल का साइज लाइट के प्रेजेंस के अकॉर्डिंग घटता और बढ़ता है, ठीक है। द पुपिल रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। पुपिल क्या करता है? लाइट को कंट्रोल करता है। आगे बढ़ते हैं। इन कंट्रोल करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई, जो आँख के अंदर लाइट इंटर करता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। आगे, द आई लेंस फॉर्म एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। ठीक है, अब जैसे सवाल आ गया कि आई लेंस किस तरह का इमेज बनाता है, तो आपको याद रखना है इन्वर्टेड बनाता है, रियल इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट का। कहाँ बनाता है? रेटिना पर बनाता है। आगे, द रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। उन सेल को हम लोग रॉड सेल और कोन सेल कहते हैं। रेटिना पर क्या होता है? लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं। रेटिना पर क्या होते हैं? डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ, यानी बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सेंसिटिव लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। ठीक है, दो तरह के सेल होते हैं यहाँ पर, रॉड सेल्स होते हैं बेटा, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। कोन सेल्स होते हैं, ठीक है, रॉड सेल और कोन सेल्स होते हैं। कहाँ पर? रेटिना पर ही होते हैं। द लाइट सेंसिटिव सेल गेट्स एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन एंड जेनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और ये सिग्नल कहाँ जाता है? ऑप्टिकल नर्व से होते हुए, यहाँ पर लिखा है ना ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व से होते हुए ब्रेन को जाता है। अब ब्रेन उस चीज़ को इंटरप्रेट करके बताता है कि आप क्या देख रहे हो। ठीक है, उसके बाद दिस सिग्नल्स आर सेंट टू द ब्रेन वाया द ऑप्टिक नर्व एंड द ब्रेन इंटरप्रेट्स दिस सिग्नल एंड फाइनली प्रोसेस द इंफॉर्मेशन सो दैट वी परसीव ऑब्जेक्ट एज दे आर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज एकोमोडेशन। ठीक है, तो सबसे पहले पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, इस चीज़ को समझते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि द आई लेंस इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। जो आई लेंस है जेली लाइक मटेरियल से बना होता है। किससे बना होता है? जेली लाइक मटेरियल से बना होता है। ठीक है, इट्स कर्वेचर कैन बी मोडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय द सिलरी मसल्स। इसका कर्वेचर सिलरी मसल की हेल्प से क्या होता है? चेंज होता रहता है। एंड द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस दस कैन चेंज इट्स फोकल लेंथ। एंड और इसी वजह से कर्वेचर चेंज करता है। कौन कर्वेचर चेंज करता है? सिलरी मसल, जिसकी वजह से आई लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? आई लेंस का फोकल लेंथ चेंज होता है। और इस चीज़ को अब आगे समझना कि व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स्ड लेंस बिकम थिन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना कि जब हमारा व्हेन मसल्स हमारा रिलैक्स्ड होता है तो लेंस हमारा थिन होता है एंड दस इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेज। तो रिलैक्स्ड आई के केस में जब भी पूछेगा कि जब हमारी आई रिलैक्स्ड है या मसल्स हमारे रिलैक्स्ड हैं, तो रिलैक्स्ड आई का मतलब फोकल लेंथ हमारा ज़्यादा है। दिस इनेबल अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। और इस सिचुएशन में हम दूर की ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छे से देख पाते हैं। व्हेन यू आर लुकिंग एट ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द आई द सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। और सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने से कर्वेचर इंक्रीज द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। और इंक्रीज इन कर्वेचर यानी कि डिक्रीज इन फोकल लेंथ। क्या होता है? फोकल लेंथ डिक्रीज, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस डिक्रीजेज। दिस इनेबल्स अस टू सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो इस एबिलिटी को, जिसके वजह से विद द यानी कि द एबिलिटी टू ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। क्या कहते हैं? एकोमोडेशन कहते हैं। और ये वाला सवाल बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल आता है डिफाइन पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है कि अकॉर्डिंग टू डिस्टेंट और नियर बाई ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस चेंजेज विद द हेल्प ऑफ सिलरी मसल्स ड्यू टू विच द हेल्दी आई वी कैन सी द डिस्टेंट और फार मतलब डिस्टेंट और नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। बिकॉज इसकी रेटिना कहाँ? रेटिना पर इमेज बन जाएगी और रेटिना पर इमेज बनने की वजह से दूर का ऑब्जेक्ट भी दिखाई देगा और नज़दीक का ऑब्जेक्ट भी दिखाई देगा। तो इसी एबिलिटी को पावर ऑफ एकोमोडेशन भी कहते हैं। तो अगर पूछा जाए केवल एकोमोडेशन तो द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। ठीक है,
हाउएवर द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस कैन नॉट बी डिक्रीज्ड बिलो अ सर्टेन मिनिमम लिमिट। जब एक सर्टेन मिनिमम लिमिट के बाद जब डिक्रीज नहीं होता है तभी जाके डिफेक्ट आने लगते हैं। जैसे एक टाइम के बाद जब आदमी जैसे जैसे एज वाइज ग्रो करता है, बूढ़ा होता है, तो लोगों के पास दो तरह के डिफेक्ट आ जाते हैं। यानी ना तो वो आदमी दूर का ऑब्जेक्ट देख पाता है क्लियरली, ना ही नज़दीक का ऑब्जेक्ट देख पाता है क्लियरली। तो इस डिफेक्ट को हम लोग मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का नाम देते हैं। दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है तो मायोपिया हो गया है, नज़दीक का नहीं दिखता है हाइपरमेट्रोपिया हो गया है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। ट्राई टू रीड अ प्रिंटेड पेज बाई होल्डिंग इट वेरी क्लोज टू आवर आई, यू मे सी द इमेज बिहाइंड ब्लर्ड और फील स्ट्रेन इन द आई। टू सी एन ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली यू मस्ट होल्ड इट अबाउट 25 सेंटीमीटर ऑफ द आई। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को, यानी कोई भी पेपर पर प्रिंट है, अगर उसको अपने आँख के बहुत क्लोज में रख के पढ़ोगे तो सर में दर्द होने लगता है। क्या होने लगता है बेटा? सर में दर्द होने जैसा लगता है। ठीक है, सर में दर्द होता है, स्ट्रेन फील होता है, फील स्ट्रेन इन द आई, और इसकी वजह से सर में दर्द होने लगता है। तो इसलिए बोला गया है कि आप मिनिमम अगर 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रख के ऑब्जेक्ट को पढ़ोगे, उसी प्रिंटेड पेपर को पढ़ोगे, तो क्लियरली आपको पढ़ने में आएगा और आपको स्ट्रेन भी फील नहीं होगा, यानी आप बिल्कुल भी तनाव महसूस नहीं करोगे। ठीक है, इसलिए 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस को मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहा जाता है, एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, या इसी डिस्टेंस को हम नियर पॉइंट भी कहते हैं। यानी कि अगर आपसे नियर पॉइंट पूछा जाए, नियर पॉइंट, तो नियर पॉइंट में आप कितना लिखोगे? नियर पॉइंट का मतलब 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो, देखो आगे देखो लिखा है ना, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई। और अगर यंग आई की बात हो रही है, ये मतलब हेल्दी और यंग आई की बात हो रही है। फॉर एडल्ट विद नॉर्मल विजन द नियर पॉइंट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर एंड फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी द ऑब्जेक्ट इज क्लियरली, तो उसको फार पॉइंट कहते हैं। और हेल्दी आई का जो फार पॉइंट होता है बेटा, हेल्दी आई का वो इन्फिनिटी होता है, यानी इट इज़ इन्फिनिटी फॉर नॉर्मल आई। तो फार पॉइंट की जब भी कभी बात आएगी तो आप याद रखना, फार पॉइंट हमारा इन्फिनिटी होता है नॉर्मल आई का। ठीक, और लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, या नियर पॉइंट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर, याद कर लेना। यू मे नोट हियर अ नॉर्मल आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली दैट आर बिटवीन 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी, क्योंकि 25 से जैसे जैसे नज़दीक लाओगे थोड़ा सा ब्लरी होगा एंड आप थोड़ा सा तनाव महसूस करोगे आँख पे। ठीक है, Sometime crystalline lens of the people at old age become milky and cloudy. This condition is called cataract. तो ये एक ह्यूमन आई का डिफेक्ट है। ये कैटरेक्ट क्या है? ह्यूमन आई का एक डिफेक्ट है कि जब ओल्ड बूढ़ा जब आदमी होने लगता है बेटा, तो बूढ़ा होता है तो क्या होता है कि कभी कभी आँख के सामने वाली लेयर पे एक मिल्की क्लाउडी टाइप की लेयर आ जाती है, क्रिस्टलाइन लेयर आ जाती है लेंस के ऊपर कह लो। ठीक है ना, इस कंडीशन को कैटरेक्ट बोलते हैं, जिसको सर्जरी के द्वारा यानी कि क्लिनिकली ठीक किया जा सकता है कैटरेक्ट सर्जरी के थ्रू। दिस कॉजेज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। इट इज़ पॉसिबल टू रिस्टोर विजन थ्रू अ कैटरेक्ट सर्जरी। तो ये भी एक सवाल पूछा जाता है, तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से याद रखना है, ये भी एक सवाल पूछा जाता है। आगे हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, कि आपको कितने तरह के डिफेक्ट ऑफ विजन पढ़ना है और उसके करेक्शन के लिए क्या क्या करना है। तो सम टाइम द आई ग्रेजुअली लूजेज इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन। इन सच कंडीशन द पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली एंड कंफर्टेबली। द विजन बिकम्स ब्लर्ड ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ द आई। तो यहाँ पर जो आपके क्लास में पढ़ना है वो आपको 3 तरह के बेसिकली डिफेक्ट्स पढ़ने हैं। तो देयर आर मेनली 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विजन। उनमें से एक है मायोपिया, जिसे नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, दूसरा हाइपरमेट्रोपिया, जिसे फार साइटेडनेस भी कहते हैं, और तीसरा प्रेस बायोपिया। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूज ऑफ सुटेबल स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है, सुटेबल स्फेरिकल लेंसेज। तो ये 3 तरह के डिफेक्ट आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मायोपिया की, कि मायोपिया में आपको क्या क्या पढ़ना है। मायोपिया क्या होता है? इसको हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। ठीक है, मायोपिया तब होता है कि व्हेन अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। दूर का ऑब्जेक्ट साफ दिखाई नहीं देगा, पास का ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, उसको मायोपिया कहते हैं। तो इतनी सारी बात आपको क्या कर लेना है बचवा,
इतनी सारी बात को आपको याद कर लेना है। क्या कर लेना है? याद कर लेना है। इस चीज़ को याद कर लीजिएगा आप लोग बहुत अच्छे से कि मायोपिया में क्या होता है कि नियर बाई ऑब्जेक्ट सीन क्लियरली, ठीक है ना। अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज़ द फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी। उसका फार पॉइंट क्या हो जाता है? नियरर देन इन्फिनिटी से पहले आ जाता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज़ द फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी। सच अ पर्सन में सी क्लियरली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर, डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर्स, यानी कुछ दूर तक तो हम देख सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा दूर तक देख नहीं सकते। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो इन मायोपिक आई द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। यानी कि जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं कि इन जनरल जो दूर का ऑब्जेक्ट है, क्या है? दूर का ऑब्जेक्ट। ध्यान से देख सुनना बेटा, मैं बता रहा हूँ। ये मायोपिक आई है, फार पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये एक्चुअली में इन जनरल ये डायग्राम है। इन जनरल क्या होता है कि मायोपिया में बेटा नज़दीक अगर ऑब्जेक्ट रखा है, नियर बाई ऑब्जेक्ट, तो नियर बाई ऑब्जेक्ट का इमेज हमारा रेटिना पर बनेगा। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो इसको स्क्रीन, यही स्क्रीन होता है, इसी को हम लोग रेटिना बोलते हैं। तो रेटिना पर इमेज बनता है तो नियर बाई ऑब्जेक्ट साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, जबकि इसमें साफ साफ नाम है मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है? मायोपी में कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, तो नज़दीक का ऑब्जेक्ट दिखाई दिया। ऑब्जेक्ट हमारा बहुत दूर है, यानी कि बहुत फार ऑब्जेक्ट है, फार इधर रखा है। अब यहाँ से पैरेलल रेज गई आँख पे, आई लेंस पे पड़ी, रेटिना ये है, और रेटिना से पहले यहाँ पर इमेज बन गया। अब जब इमेज बन गया तो ये इमेज तो दिखाई नहीं देगा। तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? सुटेबल पावर का या सुटेबल फोकल लेंथ का कॉन्केव लेंस यूज करते हैं। अब ये कॉन्केव लेंस क्या करता है कि जो रेज यहाँ जब लगा दिया जाए, मतलब ऐसे समझो कि अगर यहाँ पर मैं कॉन्केव लेंस एक सुटेबल फोकल लेंथ का लगा दूँ तो ये क्या करेगा? डाइवर्जिंग लेंस होता है, ये रो को थोड़ा सा डाइवर्ट ऐसे करेगा, ये रे को थोड़ा सा ऐसे डाइवर्ट करेगा, और ये डाइवर्जिंग रे कहाँ आके मिलेंगी? इस तरीके से होंगी कि ये यहाँ पर आके मिल जाएंगी। यानी कि फाइनली ये वाली रे ऐसे जाएगी, तीनों रे यहाँ पर आके मिल गई, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा अभी भी बहुत दूर है। ठीक, और इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमारी कहाँ बन गई? रेटिना पर। कैसे बनी? इस लेंस की वजह से बनी। तो ये आपको ध्यान देना है कि जब हमारा अगर मायोपिक आई है तो नियर बाई ऑब्जेक्ट का इमेज तो आपको क्लियरली रेटिना पर बन जाएगा बिना किसी हेजिटेशन के, लेकिन फार ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना से पहले बन जाता है क्योंकि आईबॉल इलोंगेटेड हो जाता है, या कह लो फार पॉइंट पहले ही शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, जो फार पॉइंट हेल्दी आई का है वो इन्फिनिटी पर होना चाहिए तो घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है, इस वजह से ऐसा होता है। अब आगे बढ़ते हैं। एंड नॉट एट ऑल इट्स ओके, आगे बढ़ते। दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है और ये पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना है कि क्यों होता है। तो नंबर 1, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, यानी कि कर्वेचर बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, और इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, इस वजह से होता है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्केव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखना है जिसकी वजह से हमारा इमेज ऑब्जेक्ट का जो रेटिना से पहले बन रहा था, अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि ये इस पॉइंट पे करीब इमेज बना है, और जैसे ही ये लेंस यूज किया कॉन्केव लेंस, वैसे ही रेटिना पर इमेज हमारा चला गया। तो ये रे डायग्राम वगैरह सब आपको ध्यान रखना होगा, तभी मज़ा आएगा, तभी आप अच्छा स्कोर करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग हाइपरमेट्रोपिया में। हाइपरमेट्रोपिया क्या है? इसको फार साइटेडनेस कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। ठीक, आगे इसमें क्या होता है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो दिस डिफेक्ट अराइज इधर बिकॉज द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज टू लॉन्ग, फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, या आई बॉल बहुत छोटा हो जाता है, इस वजह से। इसको करेक्ट करने के क्या नियम कानून कायदे हैं? तो इसको करेक्ट करते हैं हम लोग ऑप्टिकल यानी चश्मा लगा के कॉन्वेक्स लेंस का ऑफ एप्रोप्रिएट पावर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी आई ग्लासेस यूज करते हैं, कन्वर्जिंग लेंस यूज करते हैं एक सफिशिएंट पावर का, जिससे ये डिफेक्ट ख़त्म हो जाता है। अब इस चीज़ को आइए समझते हैं कि ऐसा क्या हो जाता है कि भाई हाइपरमेट्रोपिया में नज़दीक का ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर 2 चीज़ें दिखाई गई हैं बेटा, एक लिखा है एन और एक लिखा है एन डैश, यानी यहाँ एक नॉर्मल आई की बात करोगे, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। ठीक है,
यानी एक्चुअल में इसमें नज़दीक की ही ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है प्रॉपर। तो जैसे मान लो ये थोड़ा ऑब्जेक्ट दूर है तो इसका तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जो एंडैश पर ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज रेटिना, ये रेटिना है, ये रेटिना है, रेटिना की जगह रेटिना के आगे बन गया, बिहाइंड रेटिना। तो अब ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर एंडैश पर रखा है, ये ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर जब इमेज बन गया तो साफ दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, प्रॉपर सुटेबल कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। और इस कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, इस रे को कन्वर्स कर देता है और यहाँ से भी और कन्वर्स हो जाता है, जिसकी वजह से अब नियर बाई ये ऑब्जेक्ट का इमेज भी हमारी रेटिना पर बनने लगता है। कहाँ बनने लगता है, रेटिना पर बनने लगता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब आ जाता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या है, ये कॉमनली एक ऐसा डिफेक्ट है जो ओल्ड एज में ही अराइज होता है। कहाँ पर होता है, ओल्ड एज में। किसकी वजह से होता है, लैक ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। ठीक है, क्योंकि जब बूढ़ा हो जाता है इंसान तो उसकी जो सीलरी मसल की फ्लैक्सिबिलिटी क्या हो जाती है, घट जाती है, जिसके वजह से फ्रीक्वेंटली वो आई लेंस यानी कि सीलरी मसल आई लेंस के फोकल लेंथ को सेल्फ एडजस्ट नहीं कर पाता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द आई, जिसके वजह से ना तो ऑब्जेक्ट को यानी उस आदमी को नज़दीक का ऑब्जेक्ट साफ दिखता है, ना ही दूर का दिखता है। तो इसको दूर करने के लिए दोनों तरह के लेंस यूज किए जाते हैं चश्मे में, उन्हें हम बाई फोकल लेंथ लेंस कहते हैं। आइए इसको समझते हैं। द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजेज विद एजिंग। फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे एंड they find it difficult to see the nearby object comfortably and distinctly without corrective eyeglasses. This defect is called press myopia. यानी एक एज में ये साफ साफ लिखा है कि ये किसके वजह से होता है, लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। ठीक है, ड्यू टू, और किसके वजह से होता है, एजिंग की वजह से, यानी उम्र के साथ साथ होता है फॉर मोस्ट पीपल। द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे, they find it difficult to see nearby object comfortably and distinctly without corrective eyeglasses. This defect is called presbyopia. It arises due to the gradual weakening of the ciliary muscle and diminishing flexibility of the eye lens. और यही बात मैंने भी आपको बताई, इसका रीजन कि सिलरी मसल क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, जिसकी वजह से फोकल लेंथ हमारी अब अपने आप से सेल्फ एडजस्ट नहीं हो पाती है, यानी कि आई लेंस का पावर ऑफ एकोमोडेशन डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से होता है। तो सम टाइम अ पर्सन में सफ़र फ्रॉम बोथ मायोपिक एंड हाइपरमेट्रोपिक आई। सच पीपल ऑफन रिक्वायर बाई फोकल लेंसेज। बाईफोकल का मतलब गांधी जी वाला चश्मा देखे हो, ऐसा होता है और ऐसा बनाता है। दादाजी लोगों का घर में चश्मा देखो, ये वाला जो होता है बेटा, ये कॉनकेव लेंस लगा होता है। क्या, कॉनकेव लेंस। नीचे वाला कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। और यही हमारा फ्रेम में ऐसे सेट कर दिया जाता है। ठीक, ये नोज़ हो गया, अरे मतलब मान लो ये चश्मा हो गया, यही चश्मा है। ये वाला हिस्सा नज़दीक की चीज़ों को पढ़ने में हेल्प करता है, इसकी ये नीचे का पोर्शन, और ऊपर वाला पोर्शन ये जो है ये हमारा कॉनकेव होता है, जो कि दूर की चीज़ों को देखने में हेल्प करता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो याद रखना है नहीं कि इसमें बाईफोकल लेंस यूज किया जाता है, यानी कंसिस्ट बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज। द अपर पोर्शन कॉनकेव लेंस इट फैसिलिएट डिस्टेंट विजन एंड द लोअर पार्ट कॉन्वेक्स लेंस इट फैसिलिएट नियर विजन। बता दिया मैंने, ख़त्म कहानी। अब चलो आगे बढ़ते हैं। दीज डेज इट इज़ पॉसिबल टू करेक्ट द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स विद कॉन्टैक्ट लेंसेज थ्रू सर्जिकल इंटरवेंशंस। तो ये भी एक है कि आज के टाइम पे ऐसा पॉसिबल हो पाया है, लेकिन फिर भी लोग ज़्यादातर यही चीज़ यूज करते हैं, बाईफोकल लेंस, चश्मा लगाते हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज़ मीन बाई पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। मैंने बता दिया पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। ठीक है, अब आगे यहाँ पर दे रखा है कि अ पर्सन विद मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली। व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस यूज टू रिस्टोर द अपर विजन, प्रॉपर विजन। अब ह्यूमन आई है, क्वेश्चंस वगैरह आ गए ना। चलो क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हम आपको इसमें नहीं बताएंगे। इस ह्यूमन आई के क्वेश्चन को कैसा करना है, पहली बात तो आपको समझना है मायोपिक आई है। मायोपिक आई का मतलब आपको इसको ठीक करने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज करना है। मायोपिक आई के केस में क्या होता है, दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है, दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है। ध्यान रखना है, दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है, मैं बोल रहा हूँ बार बार। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो दूर का ऑब्जेक्ट जब बेटा दिखाई नहीं देता है तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जब हमारा इनफाइनाइट पर है तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इमेज मैक्सिमम कहाँ तक बनता है, इतने दूर तक। तो कौन सा लेंस यूज होगा, करेक्टिव लेंस कौन सा यूज करेंगे, तो करेक्टिव लेंस हम लोग कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। कॉनकेव
लेंस यूज करेंगे। और फार्मूला क्या यूज करते हैं इसको सोल्व करने में, यही वाला फार्मूला यूज करते हैं कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। याद रखना है बेटा, ह्यूमन आई के केस में u एंड v दोनों को ही नेगेटिव साइन के साथ लिया जाता है। तो 1/f बराबर 1/v का मतलब है 1.2, ठीक है, माइनस साइन के साथ ही, माइनस 1/-∞। तो ये टर्म तो ख़त्म हो गया। तो फोकल लेंथ तो हमारा आ गया माइनस का 1.2 मीटर। तो पावर पूछा गया है रिस्टोर, है ना, कि माइपिक इतना डिस्टिंक्टली व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस, कॉन्केव लेंस यूज टू रिस्टोर द प्रॉपर विजन। खाली इन्होंने लेंस ही पूछा था तो हम कॉन्केव लेंस ही बता देंगे। अगर पावर वावर भी पूछेगा तो आप पावर इसी फार्मूला से निकाल लोगे कि पावर बराबर 1/f, ठीक है। तो 1/f का मतलब माइनस का 1.2, डेसिमल हटाओगे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया माइनस में 10/12। तो इससे हमारा पावर निकल आएगा। अब डिवाइड करके आप पावर निकाल लोगे, डिवाइड करके पावर आप निकाल लोगे कि इतने पावर डायोप्टर का पावर लगेगा चश्मे में, ठीक हो जाएगा। आगे पूछा है बेटा सवाल कि व्हाट इज़ द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई नॉर्मल विजन। फार पॉइंट कितना होता है सबको पता, फार पॉइंट इन्फिनिटी, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला है, अ स्टूडेंट हैज़ डिफिकल्टी रीडिंग द ब्लैक बोर्ड वाइल सिटिंग इन द लास्ट रो, व्हाट कुड बी द डिफेक्ट एंड द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम। तो देखो इससे भी दूर का नहीं दिख रहा है क्योंकि लास्ट बेंच में बैठा है तो बोर्ड थोड़ा सा दूर होता है, तो इसको नियर मत समझना, ठीक है। इसका मतलब इसे क्या है, फार साइटेडनेस, मायोपिया है। कैसा है, मायोपिया हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से कैसे, हाउ कैन इट बी करेक्टेड, तो बाय यूजिंग सुटेबल फोकल लेंथ का कॉन्केव लेंस, बाय यूजिंग कॉन्केव लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात, याद रखना है बेटा आपको सारी बातें। अब आगे देखो इस चैप्टर में अगला जो हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म है। तो ह्यूमन आई चैप्टर का शुरुआत में हमने ह्यूमन आई एंड देयर डिफेक्ट्स पढ़ लिया, इसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म है, लेकिन ये वाला हम लोग लेक्चर 2 में कवर अप करेंगे और उससे रिलेटेड। लेकिन अब यहाँ पर क्या इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है उसको एक बार यहाँ से रिकॉल करा देते हैं कि एक पावर ऑफ एकोमोडेशन आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको याद रख लेना है कि द एबिलिटी ऑफ द आई टू फोकस ऑन द बोथ नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बाई एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन ऑफ द आई या पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई, ये याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है, अरे वाह, कि द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई और द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन इट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर। आगे याद रखना है द कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विजन इंक्लूड मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेस बायोपिया। मायोपिया मतलब शॉर्ट साइटेडनेस, इसमें इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फोकस्ड बिफोर द रेटिना इज करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्केव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। हाइपरमेट्रोपिया जिसे फार साइटेडनेस, इमेज ऑफ द नियर बाई ऑब्जेक्ट फोकस्ड बियॉन्ड द रेटिना करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर एंड द आई लूजेज इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन एट द ओल्ड एज। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपने इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है जो कि पढ़ ली है और इसे आपको याद रखना है। यहाँ 2 क्वेश्चन भी आपको वैसे देखने को मिल जाएगा कि द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेज बाई एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, दिस इज ड्यू टू, ये किसके वजह से होता है, तो एकोमोडेशन की वजह से होता है। द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन आई एट इट्स, तो ये रेटिना पर इमेज बनता है। द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन इज 25 सेंटीमीटर। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ, ये किसके वजह से होता है, तो सिलरी मसल की हेल्प से होता है। ठीक है ना, बात समझ आ गई। अब देखो यहाँ पर न्यूमेरिकल आ गया, एक न्यूमेरिकल, एक 2 न्यूमेरिकल, ठीक है। उसके बाद हाइपरमेट्रोपिक आई का डायग्राम आ गया। आगे Why is a normal eye not able to see clearly the object placed closer than 25 सेंटीमीटर, क्योंकि क्या होने लगता है, आई में स्ट्रेन आने लगता है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट प्रॉपर दिखाई नहीं देता, क्योंकि एक नॉर्मल आई का नियर लिस्ट डिस्टेंस ही 25 सेंटीमीटर है। तो 25 सेंटीमीटर से जब क्लोज आएंगे तो प्रॉपर, यानी कि कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट से चलने वाली सभी लाइट हमारे आई में एंटर नहीं करेगी और हमारे आई मसल्स प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेन आ जाता है, तनाव आ जाता है, जिसकी वजह से आँख में दर्द होता है और सर में भी दर्द होने लगता है, प्रॉपर दिखाई नहीं देता। आगे व्हाट हैपन्स टू द इमेज डिस्टेंस व्हेन द आई
distance in the eye when we increase the distance of an object from the eye. What happens to the image distance in the eye? Image distance in the eye when we increase the distance of an object from the eye. इमेज डिस्टेंस के साथ कुछ भी चेंज नहीं होता, ये हमेशा रेटिना पर बनता है और रेटिना पर चाहे ऑब्जेक्ट आई के पास में हो चाहे दूर हो। यानी कि आप दूर से ताजमहल को देखो या उसके नज़दीक जाके ताजमहल को देखो, वो ताजमहल दूर से देखोगे तब भी रेटिना पर इमेज बनेगा आँख के अंदर, ठीक है। एकदम पसवम जाके देखोगे तब भी रेटिना पर ही बनेगा, तो इसमें कुछ भी नहीं होता है। बाकी और जो फिनोमिना है और ये जो सवाल है आप सभी बच्चों के लिए ये होमवर्क है 5, 6, 7 और 8, ठीक है। ये सब सवाल आपको आंसर करने हैं। अगर आप कर दिए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर पाए तो अगले इस वीडियो के लास्ट में ज़रूर कमेंट करना कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ है, हम आपको इसके आंसर्स ज़रूर बताएंगे, ठीक है बच्चों। तो इस लेक्चर में इतना ही। फिर जो प्रिज्म वाला पोर्शन है और ये सारे क्वेश्चंस हैं कि वाई इज़ द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू, ठीक है। वाई इज़ द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू क्यों होता है ये भी हम आपको बताएंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है बताएंगे। टिंडल इफेक्ट क्या होता है बताएंगे। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के रीजन्स बताएंगे। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बताएंगे, ठीक है। और ये आप देख सकते हो रेनबो है, ठीक है, रेनबो, तो रेनबो भी बताएंगे। रेनबो क्यों होता है, वो एक डिस्पर्जन वाली फिनोमिना है, तो ये समझेंगे हम लोग, ठीक। और ये प्रिज्म वगैरह है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो आज जितना पढ़ लिए उतना तो पढ़ लिए, बाकी की जो बची हुई हेडिंग है ये हम लोग करेंगे बेटा इसी चैप्टर के पार्ट 2 वाले वीडियो में। किसमें? पार्ट 2 में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए आप सब मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। जो हमारे नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और प्यार दिखाएं। थैंक यू सो मच।